नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी कैदी जो कि रेजिस्टेंस के बाद था, इजरायली बमबारी के अंदर वो हलाक हुआ है, निशाना बना है डायरेक्टली। और इससे मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया क्योंकि जो मुज़ाकरात थे वो इसी शहरी के गिर्द जब वो घूम रहे थे, सबसे पहले इसने रिहा होना था, जिसके बाद मामला जब आगे बढ़ना थे। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ सामने आ चुके हैं। ये इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी आप कह लें कि बगावत है जो अनफोल्ड हो रही है। और नेतन्याहू इसको कवर अप करने के लिए गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम यहां पर बमबारी कर रहा है। गजा में बहुत ज्यादा मसालिम इजराइल ने और बढ़ा दिए हैं, बहुत ज्यादा बमबारी वहां पर हो रही है। तो इस अंदरूनी बगावत को जो 1 लाख से ज्यादा फौजी, बाकी हम बात नहीं कर रहे जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बाकी शोबे, उनके बात नहीं कर रहे। 1 लाख से ज्यादा फौजी जो है वो उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। तो अंदर से प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, उसको कवर अप करने के लिए नेतन्याहू वहां पर बमबारी कर रहा है। और ईरान की टॉक्स किस डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है वो इस हद तक कामयाब हो रहा है कि वो सिर्फ टॉक्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो उसकी कन्वेंशनल पावर है, जो उसके रीजनल अलायंसेज हैं, उससे हटकर वो सिर्फ न्यूक्लियर के गिर्द इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसमें एक बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और यमन ने एक जहाज को निशाना बनाया है। और इसी दरमियान नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह है जो पूरी दुनिया के इंसानों को मुतासर करने जा रही है। प्रॉपर कोल्ड वॉर का आगाज हम देख रहे हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान। एक खामोश कोल्ड वॉर जो वो पिछले कुछ सालों से जारी है चाइना और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि जैसे जैसे चाइना राइज कर रहा है तो अमेरिका उसको कन्फ्रंट कर रहा है, लेकिन वो खामोश है, वो इलानिया नहीं है। चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड भी कर रहा है, अमेरिका चाइना के साथ भी कर रहा है, अमेरिकन कंपनीज के प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं और ट्रैवलिंग भी हो रही है, स्कॉलरशिप्स भी हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक गैर इलानिया कशीदगी जो है वो वहां पर है। लेकिन अब जो मामला है वो तो एक तो एस्केलेशन बढ़ रही है, दूसरा बाकायदा यानी एलानिया तौर पर कि ये तुम हमारे दुश्मन हो। अमेरिका चाइना के खिलाफ इकदाम उठा रहा है, यानी वो चीजें अब एलानिया, जिसको जैसे कोल्ड वॉर पिछली सेंचुरी के अंदर हुई तो यहां पर अब नजर आ रही है। अब नाज़रीन, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पहले टैरिफ ये सारा कुछ तो चल रहा है, लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर वो नारा लगा दिया है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उनको अमेरिका ने कहा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, यानी चाइना के खिलाफ खड़े होना है, हमारे साथ खड़े होना है, या फिर चाइना के साथ जा रहे हो। ठीक है, इसमें चूज करना है, ये नहीं है कि अच्छा उधर भी है इधर भी, अब चूज करना है, हमारे साथ खड़े होना है। अगर हमारे साथ खड़े नहीं हो तो फिर तुम हमारे खिलाफ हो। अच्छा, और इसका आगाज उन्होंने यूरोप से किया है। सबसे पहले यूरोप को अमेरिका की जानिब से ये कन्वे किया जा रहा है कि वो चाइना के साथ ट्रेड कम करे, वो चाइना के साथ कॉपरेशन कम करे। हालांकि वहां पर तो एक नए दौर का आगाज हो रहा है चाइना और यूरोप की ट्रेड का भी। बरतानिया के कमांडर इन चीफ और बरतानिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चाइना होकर आए, तो एक नए दौर का वहां पर आगाज हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले यूरोपियंस को कहा कि वो चाइना से पीछे हटे, और उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया की तरफ भी आ रहे हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं, साउथ एशिया ये बहुत मुतासर होने जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। अभी आप देखिए प्रोफेसर जेफरी, जिनके बारे में हम मुख्तलिफ बयान भी आपके सामने रखते रहते हैं, इस वक्त बहुत वो बड़े पाए के जो है वो थिंक टैंक समझे जाते हैं। अभी उनका 2 दिन पहले इंडिया उन्होंने विजिट किया, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की, और वहां पर उन्होंने बातें क्या की हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया को मशवरा देते हुए कहा कि वो अमेरिका के हाथों ना खेलें, अमेरिका के ट्रैप में ना आए, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को चाहता है कि वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो। इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा हो, अमेरिका ये चाहता है इंडिया से। तो प्रोफेसर जेफरी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर CIA ने बहुत कुछ किया, ये रिजीम चेंजेस, ये जो भी वहां पर जंगे, जो मामला वहां पर हुआ, तो ये अमेरिकन प्रोजेक्ट था, जिसकी पॉलिसी जो है वो तल अवीव में बैठकर बनती है, लेकिन ओवरऑल ये अमेरिकन प्रोजेक्ट था। तो इंडिया इस ट्रैप के अंदर ना आए। तो ये मालिक बहुत मुतासर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी इर्द गिर्द के जो मालिक हैं। इसी तरह वियतनाम के ऊपर क्या प्रेशर आता है, और थाईलैंड, ये वो, यानी जो चाइना के इर्द गिर्द मालिक हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये बहुत मुतासर होने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे ये डिमांड अब मजीद की जाएगी, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। पहले देखें ना, मामला चल रहा है भाई, इंडिया के चाइना के साथ अभी मामला और बेहतर हुए हैं, और फिर इंडिया रशिया से भी है, वेस्ट से भी है, रशिया से ऑयल भी खरीदता रहा है, वो असलहा भी खरीदता रहा है, ठीक है ना इंडिया। लेकिन अब क्या होगा कि आपको हमारे साथ खड़े होना है, अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर हमारे खिलाफ होंगे।
ठीक है। तो ये जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है किसी ग्लोबल पावर की जानिब से, जैसे पिछली कोल्ड वॉर के अंदर हुई, तो वो बहुत बड़े बहरान लेकर आती है। किस शक्ल में? जंगों की शक्ल के अंदर, इंस्टेबिलिटी की शक्ल के अंदर, रिजीम चेंजेस की शक्ल के अंदर, इकोनॉमिक कोलैप्सेस की शक्ल के अंदर। क्योंकि एक गवर्नमेंट उनकी हामी नहीं होगी, वो उस गवर्नमेंट को गिरा देंगे, कहीं पर जंग छेड़ देंगे, कहीं पर सिविल वॉर छिड़ जाएगी, कहीं पर प्रॉक्सी वॉर होगी, कहीं पर उसकी इकोनॉमी को जो है वो कोलैप्स करवा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइम होता है। आप जरा कोल्ड वॉर के अंदर देख लें कि क्या कुछ होता रहा है। तो अब चाइना भी अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर, चूंकि वॉर अब चाइना के ऊपर डिक्लेयर हो चुकी है ना, इस तब्दीली को समझने की जरूरत है कि दो बड़ी पावर्स ऐलानिया तौर पर जंग की तरफ जा रही हैं, रोज बरोज ऐसे इकदाम हो रहे हैं। तो जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास वैसे ही रगड़ी जाती है। तो ये बाकी दुनिया जो है ना, ये उससे मुतासर होने वाली है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है इस सेंचुरी की जो आ रही है। तो चाइना अब तेजी के साथ अपने डिफेंस के अंदर, अपने इंटरेस्ट में, वो भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाएगा इस तमाम रीजन के अंदर, खासकर एशिया के अंदर। और देखिए, इसका एक मुजाहरा आपको सऊदीया और अमेरिका की जो डिफेंस डील हो रही है उसके सूरत में नजर आ रहा है। हमने देखना है कि इसका सारा असर मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या होगा। तो उसका मुजाहरा ये डील है जिसमें नॉर्मलाइजेशन की शर्त नहीं रखी जा रही सऊदी अरेबिया से। हालांकि पहले ये एलानिया शर्त थी सऊदी अरेबिया से, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर वो सऊदीया को डील नहीं देंगे, किसी दूसरे को नहीं देंगे, तो ऑप्शन उनके पास चाइना है। तो इन ममालिक को अपने कैंप में रखने के लिए उनको कुछ देना है इन ममालिक को, और इसलिए अब वो हर जगह पर इजराइल को दरमियान में घुसेड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बुनियादी चीज है। मजीद अब इस पॉलिसी का असर जब मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या होगा ये देखना है। और चाइना जो है वो भरपूर अंदाज में आगे से रिस्पांस करता चला जा रहा है। और एक भरपूर जो टेक वॉर है वो भी आ रही है, स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप देखेंगे कि चिप्स, रेयर अर्थ मिनरल, सेमीकंडक्टर्स, ये इसका मरकज होंगे इस टेक वॉर का। और ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले अनाउंस किया है कि एनवीडिया, जो 7 बड़ी अमेरिका की कंपनीज है ना, उनमें से एक एनवीडिया है। तो एनवीडिया को कहा है कि वो चाइना को चिप्स एक्सपोर्ट करना जो है वो बंद कर दे। अच्छा, दुनिया में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये जंग कितनी कंप्लेक्स होने जा रही है। दुनिया में 2 ही कंपनीज हैं जो एडवांस लेवल की चिप्स बनाती हैं। एक एनवीडिया है, यानी अमेरिकन कंपनी, और दूसरी कौन सी है? ताइवान की TSMC। ये दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज हैं जो एडवांस लेवल की चिप्स बनाती हैं, जो आपकी एक एक चीज के अंदर इस्तेमाल होती है, आपके फोन्स के अंदर, आपके ड्रोन्स के अंदर, आपके फाइटर जेट्स के अंदर, मतलब यू नेम इट, और ये चिप्स वहां पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इन चिप्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या है? वो रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो किसके पास हैं? वो चाइना के पास हैं। तो जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास है, लेकिन चिप बनाने की जो कैपेबिलिटी एडवांस लेवल की है वो या ताइवान के पास है या अमेरिका के पास है। तो पहले क्या था, अमेरिकन कंपनीज वहां से रॉ मटेरियल्स लेती थी और चिप्स बना रही थी, उसमें से कुछ जो है वो चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रही थी, नॉट एट द हाईएस्ट एडवांस लेवल, लेकिन क्योंकि पहले भी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत थी, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं दी जा रही थी। तो अब करना क्या होगा? अमेरिकन कंपनीज को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए जो कि उनको चाइना से मिलने वाले नहीं है, तो उनको कहीं से रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर आने, वगैरह तो मामला खत्म हो जाएगा। भैया अमेरिका आगे कैसे बढ़ेगा? तो रेयर अर्थ मिनरल्स उनको फिल फॉर चाहिए, चाहे वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करें, चाहे वो यूक्रेन से लें। चाइना तो रोजाना की बुनियाद पर अब उसने रिस्ट्रिक्ट करना जो है शुरू कर दिया है। और चाइना को क्या करना है कि अपनी जो चिप बनाने की कैपेबिलिटी है उसको एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाना है। उसको अब अमेरिका से पहले भी फुली एडवांस नहीं मिल रहे थे, लेकिन बहरहाल उनका काम चल रहा था। अब उनको सारी वो कैपेबिलिटी जो है वो हासिल करनी है। वो बना रहे हैं, लेकिन अब एडवांस लेवल यानी एनवीडिया के लेवल के ऊपर जाकर उनको बनानी है, TSMC के लेवल के ऊपर जो है वो जाकर उनको बनानी है। और अमेरिकन कंपनी जो है इस वक्त ऑन स्टेक हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो। ठीक है। अब टेस्ला की गाड़ियां चाइना में बहुत बिकी हैं, अब कहां पर बिकेंगी? यूरोप के साथ भी तो टैरिफ का मामला है। यूरोप के ऊपर मुकम्मल टैरिफ खत्म नहीं हुए, 10% ये लगे हुए हैं और 20% जो है वो उनकी स्टील, एल्यूमिनियम उसके ऊपर लगे हुए हैं। आगे भी ट्रंप कह रहा है कि हम मजीद टैरिफ लगाएंगे। मेडिसिन, अब देखें मेडिसिन बहुत जाती है इंडिया से, बहुत अच्छी मेडिसिन बना रहा है, यूरोप से मेडिसिन जाती है अमेरिका, तो अब मेडिसिन के ऊपर टैरिफ लगने जा रहे हैं। तो टेस्ला कहां पर जाकर बिकेगा? ठीक है ना। तो एप्पल, टेस्ला, ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं ये इस वक्त ऑन स्टेक है, और इसलिए अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है ट्रंप के ऊपर, और उसके इनर सर्कल के लोग भी ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है अमेरिका को हार्म कर रही है। अब देखिए, जो यूनिवर्सिटीज के खिलाफ इकदाम उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर सख्ते के अंदर ओबामा जैसा बंदा जिसने कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की सारे मामले के ऊपर,
उसकी भी स्टेटमेंट आई है कि ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है, टैरिफ और उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज वाला मामला जिसमें फलस्तीन के हक में तहरीक चल रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। गजा के अंदर इस वक्त वायलेंट बमबारी जो है वो जारी है और डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस के जो कैंप्स हैं उसके ऊपर डायरेक्ट बॉम्बिंग की गई है और बड़ी तादाद के अंदर वहां पर शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं। इजरायली फोर्सेस बॉम्ब गाजा डिस्प्लेसमेंट टेंट्स, सेवरल मर्टायर्स इन गाजा नॉर्थ एज इजरायली बम्बार्डमेंट कंटिन्यूज। और इसके अलावा वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो इजराइल की ब्रुटैलिटी जारी है। मर्टायर रिपोर्टेड ड्यूरिंग इजरायली रेड ऑन रमल्ला, वेस्ट बैंक। और अभी जो खतीब हैं मस्जिद अक्सा के, उन्होंने अभी ये बताया है कि यरूशलेम को आइसोलेट किया जा रहा है बाकी वेस्ट बैंक से, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है कि फलस्तीनी यरूशलेम को एक्सेस ना कर सकें, मस्जिद अक्सा को वहां तक जब वो ना जा सकें। और इससे पहले जो भी वाकया पेश आया, 700 इजरायली सेटलर्स जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए और पास ओवर अभी उनका जारी है। तो ये मामलात और ज्यादा इंटेंस यहां पर हुए हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ा वाकया है। हमास जब से इजराइल ने ये बमबारी शुरू की है 18 मार्च से, तो हमास ये कह रही है कि इस बमबारी के नतीजे में जो इजरायली कैदी हैं, इजरायली अमेरिकन कैदी, वो मारे जा सकते हैं। इजराइल फिलफौर अपनी बमबारी बंद करे। वो रिपीटेडली स्टेटमेंट्स हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो देते रहे। तो अभी एक बड़ा वाकया ये हुआ है, हमास ने ये बताया है कि जिस लोकेशन के ऊपर ये कैदी थे उसके ऊपर डायरेक्ट बॉम्बिंग हुई है, जिसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में पहले भी इस तरह होता रहा कि राब्ता मुनक़ता हुआ तो बाद में पता चला कि वो उनकी जो है वो कैदियों की हलाकत हो गई है। तो वगैरह राब्ता किस लिए मुनक़ता होगा? तो इसलिए आप कह लें कि 90% यही एज्यूम किया जा रहा है कि वो कैदी जो है वो वहां पर मारा जा चुका है। ये जो कैदी है, इसका अभी ये जो संडे गुजरा है, इस संडे को बयान जारी हुआ था, वीडियो बयान, और इसका पहला बयान था। और इसमें इसने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा था कि टाइम इज रनिंग आउट, और भी बहुत सारी बातें की थी, हमने वो आपके सामने रखा था। और उसने कहा था कि ट्रंप को कि तुम नेतन्याहू के लाइज के अंदर मत आओ, और मुझे लग रहा है कि मैं यहां से जिंदा नहीं आ सकूंगा इस बमबारी की वजह से, और चूंकि हमास मुझे रिहा करने जा रही थी तुम्हारे ऑर्डर की वजह से, जो है वो दोबारा से जंग शुरू हुई और मेरी रिहाई रुक गई, तो मेरी जिंदगी के जिम्मेदार तुम हो। अब वो शख्स जो है वो अमेरिकन कैदी, अगर वो यहां पर हलाक हो गया तो ये बहुत बड़ा जनाब एक वाकया होगा। अच्छा देखिए, हमास का जो सबसे बड़ा कमाल है वो ये है कि हमास ने जिस तरह से कैदियों को प्रोटेक्ट करके रखा इजरायली बमबारी से, वो हैरान कुन है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब देखिए, नेतन्याहू की जो पहले दिन से बमबारी जारी है वो इस तरह से है कि वो कैदियों को मार देना चाहता था कि पीछे कोई बेस ही ना रहे निगोशिएशंस की। जो आप देखिए, जगह जगह पर बम गिर रहे हैं, तो कैदी तो ना सुरंगों में नहीं थे, के अंदर थे, तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर बमबारी हुई। और इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं भाई। जब आप ऐसे ही बम बरसा रहे हैं तो कहीं भी कैदी हो सकते हैं, कहीं भी वो मारे जा सकते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि नेतन्याहू कैदियों को मारना चाहता था पहले दिन से। तो हमास का सबसे बड़ा कमाल यह है कि उसने एक छोटे से इलाके में कैदियों को बचा के रखा हुआ है, और उसमें CIA भी इन्वॉल्व थी, उसके अंदर बरतानवी इंटेलिजेंस वो भी हिस्सा डालती रही, उसमें जर्मन इंटेलिजेंस ने भी इजराइल की मदद की है इन कैदियों को लोकेट करने में, लेकिन वो ये सारे नाकाम रहे, मुसाद भी, CIA भी और ये बाकी सारे। तो हमास का सबसे बड़ा कमाल ये था, और नेतन्याहू पहले दिन से ही कैदियों को मारना चाहता था कि पीछे कोई बेस ना रहे। तो अब ये जो वाकया हुआ है, इसके बाद मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। इसके दो नतीजे निकल सकते, या तो ये हो सकता है कि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कैदी मर रहे हैं, तो हमास तो पहले दिन से कह रही है कि बमबारी की वजह से कैदी मर सकते हैं, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़े नेतन्याहू के ऊपर। और दूसरा रिजल्ट ये भी हो सकता है कि ट्रंप कोई और वाइल्ड डिसीजन भी कर सकता है, कुछ भी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुस्से के अंदर जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसी ने नेतन्याहू को ग्रीन लाइट दी है, लेकिन कोई भी वाइल्ड डिसीजन जो है वो कर सकता है। तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब जरा अगर हम अंदरूनी सूरत हाल की बात करें तो वो भी अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर बगावत पहुंच चुकी है। अभी 100 न्यू इजरायली जो ऑफिसर्स हैं एक्टिव, उन्होंने जो वो डिमांड की है जंगबंदी की। अब पिटिशन बाय 100 एक्टिव रिजर्व ऑफिसर्स फ्रॉम द मिलिट्री इंटेलिजेंस रिसर्च डिवीजन कॉल्स फॉर एन एंड टू द वॉर। और ये 100 अभी कुछ देर पहले, और टोटल जो नंबर सामने आए हैं वो बताया जा रहा है कि 1,10,000 हो चुके हैं। 1,10,000 नंबर्स हो चुके हैं जो जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सिग्नेटरीज टू पिटिशन डिमांडिंग एंड टू वॉर ऑन गाजा एंड रिटर्न ऑफ द प्रिजनर सोल्जर्स exceeds 1,10,000। ये इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी बगावत है जो अनफोल्ड हो रही है। अब देखिए, नेतन्याहू अगर यहां पर जंग रोकता है इस प्रेशर में, तो कामयाबी क्या है, कितनी बड़ी शिकस्त इजराइल को होने जा रही है। वो जिसके लिए यहां पर आए थे वो तो खत्म, ग्रेट इजराइल बनाने के लिए वो आए थे,
और सारी डिमांड्स मानना पड़ेंगी। और अगर वो जंग को मजीद चलाता है तो कितनी दिन चला सकता है? ये बगावत जो आगे बढ़ती चली जा रही है, और अगर कैदी मरते हैं तो मुमकिन है इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये एक तो सूरत हाल होगी। हेरल्ड्स लिख रहा है, द क्राइसिस ऑफ प्रोटेस्ट अमंग द रिजर्व फोर्सेज इज मच ग्रेटर देन व्हाट इज बीइंग अनाउंस्ड। जितना सामने आ रहा है बगावत उससे भी ज्यादा बड़ी है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाते हैं। और यमन ने बताया जा रहा है कि अभी एक जहाज को निशाना बनाया है पोर्ट ऑफ एडन से, ये 100 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो ये एक अटैक यमन की जानब से हुआ है। मुख्तलिफ नाज़रीन जो गवर्नमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ डिसीजंस ले रही हैं। जैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के हवाले से कुछ नई एडिशंस की कि ये वैलिड नहीं है इसराइल के लिए। तो मालदीव से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। मालदीव में उन्होंने इसराइलियों का दाखिला बंद कर दिया। मालदीव्स बैन्स इसराइली पासपोर्ट होल्डर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर ऑन गाजा। तो देखिए ये कोई ताकतवर गवर्नमेंट्स नहीं है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और मालदीव्स की। तो ये जितना कर सकते हैं ये कर रही हैं। असल में जो ज्यादा इन्फ्लुएंस वाली गवर्नमेंट है वो सऊदी अरेबिया, डेफिनेटली उनकी जो किंगडम है वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेशराइज करने वाली है। उसके अलावा जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो इसराइल को प्रेशराइज कर सकते हैं। बाकी ये मालिक है मालदीव्स। अब एक बड़ा स्टेप है कि उन्होंने इसराइलियों का दाखिला बंद कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कैपेसिटी, अब ये गवर्नमेंट्स अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकती हैं वो ये कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन ईरान के हवाले से जो सबसे एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रशियन पार्लियामेंट ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान के साथ साइन हुई थी उसको रेटिफाई कर दिया, यानी ऑफिशियली उसको मंजूर कर लिया है। ये आज एक और बड़ा हिस्टोरिक डे है। रशियाज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रेटिफाइज पार्टनरशिप ट्रीटी विद ईरान। ये रशियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। तो ईरान ने एक टाइम जो है वो आइसोलेशन के अंदर गुजारा है। इवन अच्छा, बड़ी ये अजीब बात है कि ईरान ने इस्लामी दुनिया में भी आइसोलेशन गुजारी है। ये होता है ना भाई, बाकी दुनिया नहीं, इस्लामी दुनिया में भी आइसोलेशन गुजारी है क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ जंग चल रही थी, एक कोल्ड वॉर चल रही थी। तो अब ये एक नया दौर है जिसमें ग्लोबल पावर जो है वो ईरान के साथ खड़ी हो रही है। अच्छा, ट्रंप ने नाज़रीन एम्बेसीज, ये बहुत बड़ा ये आज फैसला सामने आया है। यूएस आईज मैसिव कट्स टू डिप्लोमेटिक प्रोग्राम्स, एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड, कॉन्सुलेट्स और डिप्लोमेटिक एक्सपेंडिचर, ये सारा जो वो कट करने जा रहे हैं। अब इससे आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि वो अपने लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। अब एम्बेसीज का बजट कट कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंस के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। और इसके ऊपर पूरी दुनिया से डिप्लोमेट्स लिख भी चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ डिप्लोमेट्स ने लिखा है लेटर मार्को रूबियो को कि ये जो बजट है ये कट ना किया जाए, इससे इन्फ्लुएंस को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ये करने जा रहा है। तो सवाल ये है कि यमन की जो जंग है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है झोंके जा रहे हैं और अननेसेसरी वॉर है जिस पर उसका वाइस प्रेसिडेंट भी एग्री नहीं है, तो वो कितने दिन जारी रह सकती है? भाई अंदर से प्रेशर आएगा ना कि जब आपको एक एक पाई का ख्याल है तो यमन की जंग किस लिए? हमारी तो वहां पर कोई जरूरत भी नहीं है, हमारी तो वहां से ट्रेड भी नहीं हो रही है, 3% सिर्फ ट्रेड होती है। और यमन अमेरिकन जहाजों को गुजरने दे सकता है अगर वो इस तरह से एग्रेशन ना दिखाएं। यमन ने तो सिर्फ ऐलान किया था कि हम इजरायली जहाजों को निशाना बनाएंगे। तो इजरायली इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका आया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक रहा है और नतीजा कुछ भी नहीं और ना निकलने वाला है। तो ये प्रेशर भी आने वाला है। अब जो प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है उसकी मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। इंट्रोडक्शन में हमने बात की है, सिर्फ हेडलाइंस आखिर में देखिए। फाइनेंशियल टाइम्स, टॉप डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियल टेल्स यूरोप टू चूज बिटवीन यूएस और चाइनीज, या चीन में करें, चीन को चूज करें या हमें चूज करें। द इंडियन एक्सप्रेस, यूएस प्लान्स टू यूज टैरिफ नेगोशिएशंस विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स टू आइसोलेट चाइना। चाइना से दूर होना पड़ेगा, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन प्लान्स टू एक्सप्लॉइट टैरिफ नेगोशिएशंस टू प्रेशर इट्स पार्टनर्स and limit their dealings with China. The United States bans Nvidia from selling H20 chips to China. और चाइना की तरफ से जरा देखिए, Hong Kong to suspend parcel shipment to US over Trump's tariff. US markets frozen. Chinese exporters say amid tariffs and trade war. Trump is shredding credibility. अब ये जॉन बोल्टन का एनालिसिस के एक हेडलाइन देखिए। Trump is shredding credibility with allies while China benefits. फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, ये पहली टर्म के अंदर ट्रंप का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो ये था। और इसका एक आर्टिकल ट्रंप के ओथ लेने से पहले हम आपके सामने रख चुके हैं जिसमें इसने प्रेडिक्ट किया था कि ट्रंप जो है उसके आने से बहुत बड़े क्राइसिस दुनिया में आने वाले हैं क्योंकि जो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत क्रेजी है। और जॉन बोल्टन खुद एक बड़ा वॉर मॉन्गरर है, ठीक है, और ईरान के हवाले से बड़ी हार्श पॉलिसीज और वेनेजुएला में इसने सीआईए की टीम भेजी थी। तो वही जॉन बोल्टन आज कह रहा है
कि इससे चाइना बेनिफिट कर रहा है और बहुत बड़े क्राइसिस और दुनिया में आने वाले हैं। किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से। द यूरोपीय यूनियन कंटिन्यूज टू वार्न ब्रिटेन अगेंस्ट मेकिंग एनी ट्रेड कंसेशंस टू ट्रंप। अब यूरोप बात मानेगा या नहीं ट्रंप की? तो ब्रिटिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने यूके को यह कहा है, क्योंकि यूके यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब वो दोबारा से अपने चीजें कर रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने यूके को कहा है कि ट्रंप के साथ कोई कंसेशन वाली डील मत करना, ठीक है। तो यूरोप जो है वो देखिए अब कैसे ट्रस्ट करेगा अमेरिका के ऊपर? चाइना तो उनको धमकियां नहीं लगा रहा, चाइना तो अपने दरवाजे खोल रहा है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला होने जा रहा है। यानी अमेरिका ने कन्वे कर दिया यूरोपियंस को, अब यूरोपियंस क्या करेंगे, ठीक है ना, बाकी दुनिया क्या करेगी? तो ये ऑलरेडी जंगें जारी हैं, यूक्रेन की जंग नहीं रुकी है, मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रुकी है, उसके ऊपर ये सारी कशीदगी हो रही है। साउथ चाइना सी के अंदर वो जंगी मशकें, डिप्लॉयमेंट, फिलिपाइन, ये वो सारा मामला भी जारी है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज और आगाह करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त।